हाय गाइस, वनडे एग्जाम फैक्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इकोलॉजी इन्वायरमेंट देखेंगे। इसके पहले आर्ट एंड कल्चर पीटी 365 का आर्ट एंड कल्चर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। इसके साथ ही जो है पॉलिटी एंड गवर्नेंस ये भी कंप्लीट हो चुका है। एक दो दिन में ये भी इन्वायरमेंट इकोलॉजी भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आप जा करके वन डे एग्जाम फैक्ट्री प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो ज्यादा समय किल नहीं करेंगे, देन हम लोग ये स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहा है सुपर हाइड्रोफोबिक कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट क्या है? तो वैज्ञानिकों की एक टीम ने सुपर हाइड्रोफोबिक, ठीक है, वाटर रिपेलेंट कैटलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक विकसित किया है। ये क्या है? बायोडीजल उत्पादन की लागत को कम कर सकता है, इसलिए ये किया गया है। ठीक है, तो सुपर हाइड्रोफोबिक कैटलिस्ट के बारे में हम लोग जानेंगे। इसे बायोमास यानी कि सेलुलोज से बनाया जाता है, पर्यावरण के अनुकूल होता है, यानी कि प्रचुर मात्रा में इसमें उपलब्ध होता है, यानी कि पर्यावरण को इफेक्ट नहीं करेगा। इसके साथ ही इसका उपयोग जो है बार बार किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक बार करने के बाद दोबारा नहीं कर सकते, आप बार बार कर सकते हैं। ये बायोडीजल उत्पादन के दौरान उत्पन्न होने वाली हानिकारक जल यानी कि उप उत्पादन वाटर बाय द प्रोडक्ट से निपट सकता है। इसे बायोडीजल उत्पादन वाली साइट को विषाक्त होने से बचा सकता है, यानी कि जहरीले होने से बचा सकता है। ये बायोमास अपशिष्ट निपटान के लिए एक संधारणीय विकल्प प्रदान कर सकता है। इसके साथ ही ये ग्राफीन कार्बन नैनो टिप के विकल्प के रूप में भी बायोचार की उपयोगिता को विस्तार कर सकता है। ठीक है, तो अपन याद रखना है कि सुपर हाइड्रोफोबिक क्या है। तो ये बायोमास सेलुलोज से बनता है, पर्यावरण के लिए अनुकूल है। ठीक है, इसके साथ ही ये जो है ग्राफीन कार्बन नैनो ट्यूब के विकल्प के रूप में बायोचार की उपयोगिता का विस्तार हो सकता है। ठीक है, इसके साथ ही जो है ये जो है बायोडीजल उत्पादन के दौरान जो भी उत्पन्न होता है हानिकारक जो भी मतलब प्रॉब्लम होता है ना जल वगैरह में, तो इसे ये निपट सकता है। इसे बार बार यूटिलाइज किया जा सकता है। तो छोटी छोटी जो पॉइंट है, एक आध पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। ये क्या है? तो कह रहा है कि हाल ही में यह विश्लेषण किया गया है कि कंपनियां बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट डिस्क्लोजर को कैसे अपना रहा है। ठीक है, तो ये जो है बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, ये फ्रेमवर्क एक अनिवार्य प्रकटीकरण तंत्र है, यानी कि डिस्क्लोजर मैकेनिज्म है। ठीक है, BRSR जो है, यानी BSR ये शॉर्टकट है, यानी कि यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। ठीक है, तो इसका शॉर्टकट ऐसे BRSR हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो जो भी बिजनेस होता है उसके वित्तीय प्रदर्शन को पर्यावरण, सामाजिक गवर्नेंस प्रदर्शन के बीच संबंध स्थापित करना। ठीक है, सेबी ने, ठीक है, सेबी ने बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट 2022-23 में शीर्ष 1000 को सूचीबद्ध कंपनियां को बाजार पूंजीकरण के आधार के लिए अनिवार्य कर दिया है। किसने किया है? सेबी ने किया है। ठीक है, ये कंपनी को अपने ESG पहलुओं को प्रदर्शन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। सेबी के मार्गदर्शन दस्तावेज 3 प्रकार के प्रकटीकरण विवरण प्रदान कर सकता है। वो क्या क्या है? जैसे समान प्रबंधन, ठीक है, सामान्य तौर पे जनरल तरीके से, प्रबंधन और प्रक्रिया तौर पे, सिद्धांत आधारित तरीके से। ठीक है, तो बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट का लक्ष्य क्या है? तो गैर वित्तीय प्रकटीकरण के मामलों में अनुपालन निरंतरता संचार में सुधार करना है। सेबी ने ESG डिस्क्लोजर की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए 2023 में BRSR मतलब बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट जो है इसकी शुरुआत किया। किसने किया है? सेबी ने किया है। BRSR का एक सब सेट है। क्या है? 9 ESG विषयों के मुख्य प्रदर्शन संकेतों का एक सेट शामिल करना। ठीक है, नेक्स्ट है कि भाई ये न्यूज में क्यों है? तो कॉर्पोरेट क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉनिटर कर रहा है। ये रिपोर्ट 2024 पब्लिश हुआ, इसी के तहत ये चर्चा में है, क्योंकि न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट कार्बन मार्केट वॉच संयुक्त रूप से
कॉर्पोरेट क्लाइव रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉनिटर रिपोर्ट 2024 जारी किया है, इसलिए ये चर्चा में है। कार्बन मार्केट वॉच एक स्वतंत्र और गैर लाभकारी निगरानी अनुसंधान संगठन है जो कार्बन मूल्य निर्धारण विशेषज्ञता रखता है, ठीक है। CCRM रिपोर्ट विश्व की 51 बड़ी कंपनियां जो जलवायु के संबंधित रणनीति की पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा का आकलन किया गया, ठीक है, तो इसलिए ये चर्चा में है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्रिटिकल एनर्जी ट्रांजिशन। तो क्रिटिकल एनर्जी ट्रांजिशन क्या है, यानी क्रिटिकल जो एनर्जी ट्रांजिशन मिनरल्स है ये क्यों चर्चा में है। तो हाल ही में क्रिटिकल एनर्जी ट्रांजिशन मिनरल पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव, ठीक है, यानी कि यूनाइटेड नेशन के जो महासचिव हैं उन्होंने एक पैनल गठित किया है, रिपोर्ट जारी किया है और इस रिपोर्ट में एनर्जी ट्रांजिशन के लिए मार्गदर्शन सिद्धांत विकसित करने के लिए गठित किया गया, ठीक है। तो CETM जो है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। खनिज होते हैं, ये CETM क्या है, तो वैसे खनिज होते हैं जो नवीकरणीय ऊर्जा का निर्माण करते हैं, उत्पादन, वितरण और भंडार के लिए आवश्यकता होता है, ठीक है, यानी कि आप प्रोडक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है, उसके वितरण भी कर सकते हैं और स्टोरेज भी कर सकते हैं। इसमें दुर्लभ भू खनिज, इसके साथ ही तांबा, कोबाल्ट, निकिल, लिथियम, ग्रेफाइट, कैडमियम और सेलेनियम आदि शामिल है, यानी कि क्रिटिकल मिनरल बोलते हैं जिसको। विश्व जीवाश्म ईंधन से नवीकरणीय ऊर्जा और ट्रांजिशन कर रहा है। CETM की मांग 2030 तक 3 गुना बढ़ाने की है, ठीक है। बायोमास ब्रिकेट्स क्या है, तो ये हम लोग देखेंगे। बायोमास ब्रिकेट्स एक ऊर्जा और विद्युत उत्पन्न क्षेत्रों के लिए ईंधन के विकल्प के रूप में उभरा हुआ है। वर्तमान में हम लोग बातें करें तो बायोमास प्लेटलेट्स का आमतौर पर कोयले के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। बायोमास आखिर ये है क्या, बायोमास ब्रिकेट्स, तो ये संगठक ये एक कृषि अवशेष वानिकी अपशिष्ट है। अपशिष्ट बायोमास जैसे कि कार्बनिक पदार्थ, कॉम्पैक्ट ब्लॉक है। ब्रेकिंग प्रोसेस की बात करें तो ये प्रक्रिया जो है बायोमास अपशिष्ट को सघन रूप में संपीड़ित किया जाता है और ऐसा करने से बायोमास अपशिष्ट के भौतिक और दहन संबंधी गुणों में उल्लेखनीय सुधार होता है, ठीक है। ये दक्ष नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन बना सकता है। जीवाश्म ईंधन के विपरीत कार्बन न्यूट्रल होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दहन करने पर ब्रिकेट्स कोई अतिरिक्त CO2 उत्सर्जन नहीं करता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उत्सर्जन नहीं करता है, ठीक है, तो जिससे पॉल्यूटेंट वगैरह नहीं हो सकता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा फैलेगा नहीं, इसलिए ये न्यूज में है बायोमास ब्रिकेट्स, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे परिवेश पोर्टल। तो भाई ये परिवेश पोर्टल क्या है, क्यों चर्चा में है, तो केंद्र सरकार ने परिवेश पोर्टल पर उपलब्ध विवरण के अनुसार 50,000 से अधिक मंजूरियां प्रदान किया है। तो भाई ये परिवेश पोर्टल क्या है, ये परिवेश पोर्टल जो है ये प्रोएक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी फैसिलिटेशन बाय इंटरेक्टिव एंड वर्चुअल एनवायरनमेंट सिंगल विंडो हब है, ठीक है। क्या है, प्रोएक्टिव रिस्पॉन्सिबल फैसिलिटेशंस बाय इंटरेक्टिव वर्चुअल इन्वायरमेंटल सिंगल विंडो है, यानी कि परिवेश का ये फुल फॉर्म है, ठीक है। ये पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, तो मंत्रालय की बात पूछेगा किस मंत्रालय के तहत आता है, तो पर्यावरण वन परिवर्तन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत, ठीक है। NIC के जरिए विकसित किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य ये है कि पर्यावरण वन और वन्य जीव तटीय विनियमन क्षेत्र जो हो गया ये मंजूरी के लिए सिंगल विंडो पोर्टल है और कार्य करना है, इसके बाद ही अनुपालन की निगरानी किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सुर्खियों में रहे संगठन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन इन न्यूज, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस बहुत ही ज्यादा चर्चा में है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर हरियाणा में है, यानी कि हरियाणा के गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। हाल ही में आर्मेनिया अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 104वां देश बन गया है। तो याद रखना, एक तो आपको पता है ऑलरेडी कि आप लोग स्टैटिक बुक में पढ़े होंगे कि ISA का हेड ऑफिस जो है ये जो है आपको हरियाणा में है, गुरुग्राम में है, लेकिन चर्चा में इसलिए है कि 104 मतलब 104 देश कौन सा ऐड हुआ है, तो आर्मेनिया ऐड हुआ है, ये अपन याद रखना है। इसकी उत्पत्ति की बात करें तो इसे भारत फ्रांस ने संयुक्त रूप से 2015 में पेरिस में संपन्न हुए जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC के संबंध में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 यानी 21 कब हुआ था, 2015 में हुआ था। उसी समय भारत और फ्रांस ने
इसे लॉन्च किया था, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका मेन फोकस क्या है, फोकस ये है कि सौर ऊर्जा के कुशल उपयोग को प्रोत्साहित करना, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाना यानी कि निर्भरता को कम करना, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना, जलवायु परिवर्तन से निपटना, सौर ऊर्जा परियोजना को सरल बनाना, सहयोग बढ़ावा देना, ठीक है। नेक्स्ट है ये टूवर्ड्स 1000 रणनीति क्या है, ठीक है। तो कह रहा है 2030 तक सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी में, गाइस एक मिनट, हमने वो हाँ मोबाइल डेटा ऑफ नहीं किए हैं, लाइक एक मिनट गाइस, थोड़ा सा कर दे, फोन ऑन आएगा ना तो पता चलेगा कि प्रॉब्लम हो जाएगा। डेटा ऑफ लाइट मोड, सॉरी फॉर दैट गाइज, एकाएक ध्यान में है कि मैंने किया नहीं, फोन आएगा तो सब मेहनत बेकार हो जाएगा। लाइक मतलब आवाज जो है ना ब्रेक हो जाता है। तो हमने क्या क्या देखा है, आगे देखते हैं। हम लोग कहाँ पे थे, हाँ तो ये हम लोग सोलर रिलायंस के बारे में देख रहे थे। तो ऑर्गेनाइजेशन न्यूज देख रहे थे, हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हरियाणा के गुरुग्राम में है। स्टार्ट किसने किया था, तो हम लोग देखे हैं कि इसमें भारत और फ्रांस ने 2015 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 में ये स्थापना किया गया था, ठीक है, 2015 में। उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य ये है कि सौर ऊर्जा के कुशल उपयोग को प्रोत्साहित करना, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करना, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना, जलवायु परिवर्तन से निपटना, सौर ऊर्जा परियोजना को सरल बनाना, सहयोग बढ़ावा देना, ठीक है। इसके बाद टुवर्ड्स 1000 रणनीति, ये क्या है, तो 2030 तक सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी में 1000 बिलियन अमेरिकी डॉलर का इन्वेस्टमेंट जुटाना है, ठीक है। स्वच्छ ऊर्जा के माध्यम से 1000 मिलियन लोगों को विद्युत उपलब्ध कराना है, 1000 गीगावाट की सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करना है, सौर ऊर्जा का उपयोग से हर साल वैश्विक स्तर पर 1000 मिलियन टन CO2 के उत्सर्जन का शमन करना है। सदस्य की बात करें तो 104 इसमें मेंबर है। हस्ताक्षरकर्ता की बात करें, सिग्नेटरी की बात करें तो हस्ताक्षरकर्ता अनुसमर्थन दोनों मिलाकर के है। पात्रता की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश यानी फ्रेमवर्क समझौते में 2020 में संशोधन किया गया था। आईएसए के द्वारा शुरू की गई पहल यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के द्वारा कौन कौन सा इनिशिएटिव लिया गया है, इसके बारे में कह रहा है। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है अलग अलग क्षेत्रीय ग्रिड्स को एक कॉमन ग्रिड से जोड़ना है, ठीक है। सोलर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसोर्सेज सेंटर इनिशिएटिव, इसका उद्देश्य क्या है, क्षमता निर्माण प्रयासों का समर्थन करना है। ग्लोबल सोलर फैसिलिटी, इसका उद्देश्य जो है संपूर्ण अफ्रीका में वंचित समुदायों, इसके साथ ही भौगोलिक क्षेत्रों में सौर ऊर्जा संबंधी निवेशों को बढ़ावा देना है। मीगा आईएसए सोलर फैसिलिटी की बात करें तो ये जो है एक मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड होगा। मीगा जो है विश्व बैंक समूह का हिस्सा है। इसका उद्देश्य निवेशकों, ऋणदाताओं, गारंटी प्रदान करके विकासशील देशों में सीमा पार निवेश को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही वैश्विक विस्तार की योजना के साथ ही उप सहारा अफ्रीका पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ये आईएसए की ग्लोबल सोलर फैसिलिटी के तहत गारंटी घटक का पहल कार्यक्रम है। सौर पार्क अवधारणा के तहत बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा परियोजनाओं का विकास मिड करियर प्रोफेशनल के लिए आईएसए सोलर फेलोशिप अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव के लिए ये किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सूचकांक से रिलेटेड, हम लोग देखेंगे यानी कि इंडेक्स के बारे में। तो ये जो है ईज ऑफ डूइंग सोलर 2020 इस सदस्य देशों में सौर ऊर्जा के अनुकूल नीतियों का आकलन करना और कृषि उपयोग के लिए सौर अनुप्रयोग का विस्तार यानी कि स्केलिंग सोलर एप्लीकेशन फॉर द एग्रीकल्चर यानी कि इसे यूज करना, सौर आधारित कृषि समाधान पर ध्यान केंद्रित करना और सोलर इन्वेस्टमेंट रोड मैप यानी कि इस पे रोड मैप एक बनाना, लाइक सौर ऊर्जा में निवेश यानी इन्वेस्टमेंट जो है निवेश का मार्गदर्शन करना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, ये भी बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहा है, यानी कि ये जो है आईईए, एक तो हम लोग आईएसए देखें इंटरनेशनल सोलर अलायंस और दूसरा जो है आईईए देखेंगे यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है, तो पेरिस फ्रांस में है, ठीक है। ये जो है ओईसीडी ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इकोनॉमिकल कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के फ्रेमवर्क के तहत एक स्वायत्त अंतर सरकारी संगठन है। क्या है, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी उत्पत्ति भाई कब हुआ था, तो उत्पत्ति हुआ था 1973 के तेल जब संकट होता है, तेल संकट के बाद तेल आपूर्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हुआ था। इसके उद्देश्य जो है 1974 में स्थापित किया गया था, यानी 1973 में उत्पत्ति हुई थी, 74 में जाकर के स्थापना होता है।
इसमें सदस्य कितने हैं, तो इसमें 32 सदस्य देश है और 13 सहयोगी सदस्य है, ठीक है। भारत जो है 2017 के सहयोगी सदस्य है, किसका, ओईसीडी का, ठीक है। सदस्य बनने के लिए किसी देश का ओईसीडी का सदस्य होना आवश्यक है, साथ ही इसके पिछले वर्ष के आयात बराबर 90 दिनों का कच्चे तेल भंडारण रखने की क्षमता होनी चाहिए। यानी कि आपके पास 30 तिहाई 90 यानी कि 3 महीने का, कितने महीने का, 3 मंथ का आपको कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल जो है उसका स्टोरेज रखना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग रिपोर्ट यानी इंडेक्स के बारे में बात करें तो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2024 जो जारी हुआ है, तो कह रहे हैं कि आउटलुक के मुख्य बिंदु पर एक नजर, भाई क्या है, क्यों चर्चा में है, तो वर्तमान में वैश्विक स्तर पर तेल और एलएनजी आपूर्ति लगभग 20% हिस्सा होर्मुज जल डमरू मध्य से होकर के गुजरता है और ये जल डमरू मध्य जो है मध्य पूर्व में एक समुद्री चेक पॉइंट है, ठीक है। 2030 से पहले दुनिया की आधी से अधिक बिजली कम उत्सर्जन करने वाले स्रोतों से उत्पन्न होगा। ट्रैकिंग एसडीजी 7 की बात करें तो एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट 2024, ये रिपोर्ट सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल संख्या 7 की निगरानी के लिए उत्तरदायी 5 वैश्विक एजेंसियों के लिए संयुक्त प्रयास से तैयार किया गया है। ये 5 वैश्विक एजेंसी भाई कौन कौन है, तो इसमें आईईए है यानी कि इंटरनेशनल, ये जो है इंटरनेशनल, एक मिनट, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ठीक है, इसमें है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इसके बाद आईआरएनए है अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी, संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी यूएनएसडीसी है, विश्व बैंक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ है, ठीक है। एसडीजी 7 का लक्ष्य क्या है, सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट 7 का लक्ष्य क्या है, तो 2030 तक सभी को क्याफती निरंतर संधारणीय आधुनिक ऊर्जा उपलब्ध करना, यानी कि सस्ते दामों पे 2030 तक आधुनिक ऊर्जा उपलब्ध कराना, ठीक है। अन्य रिपोर्ट ग्लोबल ईवी आउटलुक वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लीमेंट 2024 रिपोर्ट भी जारी किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी के बारे में, तो आईआरएनए हम लोग जो देखे हैं तो उसके बारे में भी हम लोग देख लें। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो यूएई के अबू धाबी में है। ये क्या है, एक एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक अग्रणी वैश्विक अंतर सरकारी एजेंसी है, ठीक है, यानी कि नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी है। इसकी उत्पत्ति कब हुआ था, तो 1981 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, नैरोबी यानी केन्या के नैरोबी में हुआ था। ऊर्जा के नए और नवीकरणीय स्रोतों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन आयोजन किया गया था। ये इस सम्मेलन में नवीकरणीय ऊर्जा के प्रति समर्पित है और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी का प्रस्ताव पेश किया गया था। आईआरईएनए इरेना की स्थापना 2009 में बॉन यानी कि जर्मनी के बॉन में हुआ था और इस समय 75 देशों ने इरेना संविधान पर हस्ताक्षर किया था। उत्पत्ति पूछे तो बताना है कि 1981 में हुआ था। स्थापना पूछे फाउंड यानी कि एस्टैब्लिशमेंट तो 2009 में फाइनल हुआ था, ठीक है। सदस्य देश कितना है, तो 168 देश और यूरोपीय संघ है। भारत भी इसका एक सदस्य है, यानी कि भारत के बारे में पूछा जाए आपसे तो भारत भी ऑलरेडी इसका एक मेंबर है, ठीक है। ये कार्य की हम लोग बात करें, ये वर्क क्या क्या करता है, तो ये एक नवीकरणीय ऊर्जा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए प्रमुख मंच के रूप में कार्य करता है और ये देशों को उनके एनर्जी ट्रांजिशन में सहायता करती है। ये प्रौद्योगिकी पर आधुनिक डेटा प्रदान करता है, विश्लेषण करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रिपोर्ट सूचकांक यानी कि रिपोर्ट इंडेक्स के बारे में। ये वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक ब्रीफ ट्रैकिंग जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 आउटकम रिपोर्ट जारी करता है। ये रिपोर्ट नवंबर 2023 में आयोजित यूएनएफसीसी में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 में व्यक्त प्रतिबद्धता की दिशा में वैश्विक प्रगति को ट्रैक करती है। इससे प्रतिबद्धता के अनुसार 2030 तक 3 गुना नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के माध्यम से एनर्जी ट्रांजिशन के उद्देश्य को प्राप्त किया जाना था। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु की बात करें 2023 में वैश्विक एनर्जी मिक्स में 473 गीगावाट अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा को शामिल किया गया था, ठीक है। हालांकि 2023 में वैश्विक एनर्जी मिक्स 473 गीगावाट अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा शामिल किया गया था और इसमें सौर ऊर्जा का 73% योगदान था। लेकिन 3 गुना नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रति वर्ष लगभग अतिरिक्त 1100 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा जोड़ने की जरूरत पड़ती है। 20.1% की वृद्धि के साथ एशिया नवीकरणीय ऊर्जा विकल्पों को अपनाने में अग्रणी है। कौन है, एशिया, ठीक है। वृद्धि में चीन बहुत बड़ी योगदान है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अन्य रिपोर्ट वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक
रिन्यूएबल एनर्जी आउटलुक फॉर द एशियन, रिन्यूएबल एनर्जी फॉर द एग्रीकल्चर, ये रिपोर्ट जारी करता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहा है, कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक मामलों का विभाग यानी कि यूएन डिपार्टमेंट इकोनॉमिकल एंड सोशल अफेयर के बारे में, ठीक है। हेडक्वार्टर पूछेगा कहाँ है, तो यूएसए के न्यूयॉर्क में है। यूएनडीएसए जो है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक मामले के विभाग का उद्देश्य क्या है भाई, तो आर्थिक सामाजिक पर्यावरण मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। इसकी उत्पत्ति कब हुआ था, तो आर्थिक सामाजिक पर्यावरणीय मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 1948 में इसकी उत्पत्ति होता है। इसका भाई उद्देश्य क्या है, उद्देश्य आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों को नीतिगत विश्लेषण क्षमता निर्माण करना, उनके मध्य समन्वय प्रदान करना, बातचीत करना, संधारणीय विकास को बढ़ावा देना, ठीक है। इसके मुख्य इनिशिएटिव क्या है, ठीक है, यानी इसके पहले क्या क्या है इनिशिएटिव, क्या क्या इन्होंने लिया है, तो उच्च स्तरीय राजनीतिक फोरम, ये जो है एसडीजी पर प्रगति की निगरानी करता है, ठीक है। डी से डेसा जो है, डेसा का मतलब होता है यूएन डिपार्टमेंट ऑफ द इकोनॉमिकल एंड सोशल अफेयर। तो ये कह रहा है ग्लोबल पॉलिसी डायलॉग या दबावपूर्ण आर्थिक सामाजिक चुनौती का समाधान करने के लिए हितधारकों का आपस में जोड़ता है। इसमें अगर मेंबर की बात कही जाए तो टोटल 193 मेंबर है, ठीक है। रिपोर्ट सूचकांक की बात करें यानी इंडेक्स रिपोर्ट जो जारी होता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशनल एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट जारी होता है। वैश्विक आर्थिक स्थिति, ट्रेंड, चुनौतियां विश्लेषण जारी करता है। वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट ये असमानता विकास को प्रभावित करने वाली सामाजिक रुझानों को उजागर करता है। और ये वैश्विक संधारणीय विकास रिपोर्ट या एसडीजी की रिपोर्ट प्रगति ट्रैक करता है। संधारणीय विकास के लिए वित्त पोषण रिपोर्ट 2030 एजेंडा के वित्त पोषण रणनीतिक परीक्षण करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो बहुत ही चर्चा में है, संयुक्त राष्ट्र संधारणीय विकास समाधान नेटवर्क यानी कि यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क क्यों चर्चा में है, तो कह रहा है कि ये जो एसडीएसएन जो है यानी कि यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, ये जो है संयुक्त राष्ट्र के अधीन कार्य करता है। इसके साथ ही इसका उद्देश्य क्या है, तो सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल एसडीजी का जो गोल है, ये गोल आपको कहा जा रहा है ये गोल जो है 2030 तक यानी है इसका एजेंडा है, इसका समर्थन करना है। उत्पत्ति 2012 में हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है, तो स्थानीय, राष्ट्रीय, वैश्विक स्तर पर संधारणीय विकास समाधानों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता को एकजुट करना। इसका सदस्य की हम लोग बातें करें तो 57 राष्ट्रीय क्षेत्रीय नेटवर्क था, समन्वित मुख्य रूप से विश्वविद्यालय सहित 2000 से अधिक सदस्य संस्थान है, ठीक है। कार्य की बात करें, इसमें वर्क क्या क्या करता है, तो नीतिगत सलाह देना ये काम करता है, अनुसंधान को बढ़ावा देना, ठीक है, यानी कि और सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ावा देना, यानी कि जो भी ये लोग का एक टारगेट सेट होता है कि हम लोग को भाई 2030 तक एजेंडा को कंप्लीट करना है, उसमें ये लोग सहयोग करते हैं। इसके और हम लोग देखेंगे कि भाई ये लोग क्या क्या इनिशिएटिव अभी तक लिए हुए हैं, तो युवा समाधान एक कार्यक्रम इन्होंने लाया है, युवा इनोवेटिव को बढ़ावा देना भी लाया है। एसडीएसएन जो है ये नेटवर्क ये क्षेत्रीय स्थानीय संदर्भों के अनुसार एसडीजी समाधानों को अपनाता है। इसके साथ ही थीमेटिक नेटवर्क ये जलवायु, ऊर्जा और विविधता पर ध्यान केंद्रित करता है, ठीक है। संधारणीय विकास रिपोर्ट की बातें करें तो ये प्रगति को ट्रैक करता है। और एसडीजी सिटीज गाइड ये शहरी क्षेत्रों में एसडीजी के स्थानीयकरण को बढ़ावा देता है। ग्लोबल हैप्पीनेस पॉलिसी रिपोर्ट की बात करें तो खुशहाली को संधारणीय विकास से जोड़ता है। एसडीजी ट्रांसफॉर्मेशन रोडमैप को हासिल करने के लिए, गति तेज करने के लिए भी रणनीति पे कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा दस्ता, यानी कि अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा दस्ता जो हब है, इंटरनेशनल एनर्जी इफिशियंसी हब, ये क्या है, क्यों चर्चा में है, तो अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा दस्ता जो है ये केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत को इंटरनेशनल एनर्जी इफिशियंसी हब के लिए होने के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दिया है। ये विश्व भर में ऊर्जा दस्ता को बढ़ावा देने के लिए, संबंधित सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए समर्पित वैश्विक एक मंच है। उत्पत्ति भाई इसका कब हुआ था, तो 2020 में ऊर्जा दस्ता सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित किया गया था और भारत भी इसका एक सदस्य देश है, ठीक है। इसमें टोटल मेंबर कितने हैं भाई, ये पूछेगा तो 16 मेंबर है,
ठीक है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका है, चीन है, यूनाइटेड किंगडम है, जर्मनी है, ये देश यूरोपीय आयोग भी शामिल है। तो यूरोपीय आयोग भी इसमें टोटल शामिल है, ठीक है। सौंपे गए कार्य इसमें, यानी इसको हैंडओवर क्या क्या किया गया, कौन कौन काम इसको दिया गया है, तो ये क्या है, तो सबसे पहले एक वैश्विक मंच है, ठीक है, यानी कि वर्ल्ड लेवल पे एक मंच है जिसके समक्ष हम लोग कोई बातें, जो मेंबर है उसके सदस्य देश है वो अपना रख सकता है। विश्व भर में सहयोग को बेहतर करने के लिए, ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए ये समर्पित है, कार्य करता है। भारत की ओर से ऊर्जा दक्षता ब्यूरो जो है ये हब के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल, ये क्यों चर्चा में है। हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर आपको याद रखना है यूनाइटेड किंगडम यानी कि लंदन में है। हाल ही में 26वीं वर्ल्ड एनर्जी, कौन सा, 26वीं वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस रॉटरडैम नीदरलैंड में संपन्न हुआ है। फिर से आप देख लो एक बार, आपको याद रखना है हेडक्वार्टर यूनाइटेड किंगडम के लंदन में है और 26वीं वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस रॉटरडैम नीदरलैंड में संपन्न हुआ है। इसकी सह मेजबानी वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल ने किया, ठीक है। उत्पत्ति कब हुआ था, तो 1923 में हुआ था स्थापित। और संयुक्त राष्ट्र मान्यता प्राप्त वैश्विक ऊर्जा निकाय है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन से ये मान्यता प्राप्त वैश्विक ऊर्जा निकाय है। पंजीकृत चैरिटेबल चैरिटी भी है और एक व्यापारिक सहायक कंपनी भी है। मिशन बेहतरीन जीवन स्वास्थ्य ग्रिड ग्रह के स्वच्छ, सस्ती, विश्वसनीयता ऊर्जा के लिए समक्ष करना है। भूमिका की बात करें तो ये जो है प्रमुख प्रतिष्ठित वैश्विक ऊर्जा समुदाय एनर्जी ट्रांजिशन का नेटवर्क है। ये ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े व्यवहारिक समाधान प्रदान करता है। सदस्य की बात करें तो अंतर्गत 3000 से अधिक सदस्य संगठन का नेटवर्क है और ये इनकी लागत 90 देशों से उपस्थित है। ये संगठन सार्वजनिक, निजी, अकादमिक क्षेत्रों से संबंधित है। रिपोर्ट की बात करें, ह्यूमनाइजिंग एनर्जी ए लुक एट द G20 एजेंडा, वर्ल्ड एनर्जी ट्राइलेमा रिपोर्ट 2024 भी जारी करता है। इसके साथ ही वर्ल्ड एनर्जी सीनियरिटी फाउंडेशन 2024 में रिपोर्ट जारी किया था। वर्ल्ड एनर्जी इश्यूज मॉनिटरिंग 2024, यानी कि ये चारों रिपोर्ट इसके तहत जारी होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि ईरी के बारे में। तो साउथ एशिया यानी कि दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र है। ये जो है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ईरी जो है साउथ एशिया रीजनल सेंटर भी है, ठीक है। तो कहाँ पे है भाई इसके हेड ऑफिस, तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है। वाराणसी कहीं लिखेगा, कहीं बनारस लिखेगा, तो वही है, ठीक है। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट दक्षिण एशिया क्षेत्रों केंद्र है, ठीक है। ये जो है फिलीपींस में अपने इसका मुख्यालय है, यानी इसका हेड भारत में पूछे तो वाराणसी में है और वर्ल्ड लेवल पे पूछे मुख्यालय तो फिलीपींस में है, ठीक है। फिलीपींस के मनीला में है, लेकिन यहाँ पूरा लिखा नहीं है, बट आपको याद रखना है फिलीपींस मनीला लिखे तो भी कोई बात नहीं है। ईरी के वैश्विक नेटवर्क का एक भिन्न अंग है और क्षेत्रीय आवश्यकता के अनुरूप अनुसंधान गतिविधियों को अंजाम देता है। भारत के कृषि और किसान कल्याण विभाग ईरी के बीच समझौता ज्ञापन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग 2018 में स्थापित किया गया था। ईरी का मुख्यालय फिलीपींस में है। ये राइस साइंस यानी कि वर्ल्ड लेवल पे साइंस है, वर्ल्ड लेवल पे फिलीपींस में है, ठीक है, फिलीपींस के मनीला में, तो आपको याद रखना है। इसके माध्यम से गरीबी भूखमरी को कम करने के प्रति समर्पित संस्था है। इसे प्राप्त इनके लिए ISARC, ठीक है, ISARC का मतलब इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये सर्वोत्तम एग्रोनॉमिक और प्रबंधन व्यवस्था को अपनाने बढ़ावा दे रहा है। ड्राई डिसीडेड राइस, अल्टरनेट वेट एंड ड्राइंग जैसे तकनीकी शामिल है। इसके साथ ही ये दक्षिण एशिया क्षेत्रों में चावल आधारित, कृषि आधारित प्रणाली को मजबूत करने में केंद्रित संस्था है। इसके लिए ये किसान और उपभोक्ता जलवायु अनुकूल बायो फर्टिफाइड चावल की किस्मों में विकसित किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट जो है अपना कह रहा है आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट बहुत चर्चा में है, ठीक है। तो कह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आईलैंड एस्टेट्स, ठीक है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द रेजिलिएंट आईलैंड एस्टेट क्यों चर्चा में है, तो हाल ही में आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन लघु द्वीपीय विकासशील देशों में आपदा रोधी अवसंरचना को मजबूत करने के लिए IRIS जो है यानी इंफ्रास्ट्रक्चर रेसिलिएंट आइलैंड एस्टेट जो है इसके तहत $8 मिलियन के वित्त पोषण की घोषणा किया गया, इसलिए चर्चा है। ये वित्त पोषण की घोषणा क्या है, तो एंटीगुआ बारबुडा में आयोजित
ये SIDS पर संयुक्त राष्ट्र में चौथे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया। सबसे पहले तो याद रखना है कौन सा सम्मेलन, तो चौथा सम्मेलन हुआ, ठीक है। आपदा रोधी और संरचना गठबंधन की बात करें तो CDRI जो है ये अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस प्रोग्राम के तहत $2.5 मिलियन फंड की घोषणा किया है। 2.5 5.5 ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको इतना याद रखना है कि ये कौन सा था, कहाँ पे हुआ है, तो वित्त पोषित की घोषणा कहाँ हुआ, तो एंटीगुआ बारबुडा में हुआ, ये याद रखना है। दूसरा याद रखना है कि कौन सा है, तो चौथे वाला है, चौथा नंबर का है, ये याद रखना है। कौन जारी करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द रेजिलियंट आइलैंड स्टेट, ये सब याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कह रहे हैं इसका फंड का उपयोग जो है भारत सहित 30 यानी कि मध्य आय वाले देश को शहरों की जलवायु परिवर्तन रोधी बनाने के किया जाएगा। यानी कि जो 30 ऐसे कंट्री है भारत सहित मिला करके जो निम्न मध्यम आय वाले हैं, जो जलवायु परिवर्तन से बहुत ही ज्यादा जूझ रहे हैं, उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि इसके बारे में तो ये IRIS जो है ये ऑस्ट्रेलिया, यूरोप संघ, भारत, यूनाइटेड किंगडम और SIDS देशों के प्रतिनिधित्व के सदस्य, ठीक है। जलवायु परिवर्तन पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 के तहत दौरान वैश्विक नेताओं के शिखर सम्मेलन में लॉन्च किया गया था। IRIS कार्यक्रम के तहत संयुक्त राष्ट्र SIDS साझेदारी पुरस्कार 2024 जीता। ये पुरस्कार नए प्रभावी साझेदारी के माध्यम से सीड्स के संधारणीय विकास IRIS कार्यक्रम को योगदान के लिए गया है। और संरचना लचीलापन त्वरक कोष की बात करें तो 2022 में ये $50 मिलियन का न्याय कोष है। इसका उद्देश्य क्या है, तो आपदा से निपटने के लिए और संरचना को मजबूत करना, वैश्विक उपायों को सहायता देना। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरणीय कार्यालय इसके सहयोग से स्थापित किया जाएगा और विकासशील देशों को इसके रूप में ध्यान केंद्रित किया जाएगा। नेक्स्ट है लघु द्वीपीय विकासशील के बारे में, तो SIDS उन लघु द्वीपीय देशों को क्षेत्रों का समूह है जो संधारणीय विकास संबंधी समान चुनौतियों को झेल रहे हैं, एक सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय खतरों का सामना कर रहे हैं। SIDS शामिल सभी देश द्वीपीय देश नहीं है। बेलीज, गुयाना, सूरीनाम को भी उनकी समान विशेषताओं का चुनौती के कारण इसमें शामिल है। SIDS उदाहरण के तौर पे हम लोग बातें करें तो इसमें मालदीव, सेशेल्स, मार्शल द्वीप, सोलोमन द्वीप, सूरीनाम, मॉरिशस, पापुआ न्यू गिनी, वानुअतु, गुयाना, सिंगापुर वगैरह शामिल है। इसके साथ ही SIDS में 3 भौगोलिक क्षेत्रों को भी शामिल है। कौन कौन है भाई भौगोलिक क्षेत्र? कैरेबियन सागर है, प्रशांत महासागर है, इसके साथ ही अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर और दक्षिण महासागर है, ठीक है। 1992 में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में सीट्स को SIDS मतलब सीट्स को उनके पर्यावरण और विकास दोनों मामले में विशेष स्थिति स्पेशल केस के रूप में मान्यता दिया गया था, ठीक है। कब दिया गया था मान्यता? 1992 में। SIDS के वैश्विक उपाय क्या है, वर्ल्ड लेवल पे भाई इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो लघु द्वीपीय देशों का गठबंधन करता है और ये एक अंतर सरकारी संगठन है। लघु द्वीपीय देशों का पक्ष रखना अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण नीति को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें कोलिजन फॉर द डिजास्टर रेसिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर रेसिलियंस एक्सेलरेशन फंड, यूनाइटेड नेशन ऑफिस डिजास्टर रिस्क रिड्यूजन, अलायंस ऑफ द स्मॉल आइलैंड स्टेट, इन सब चीजों पे काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लघु द्वीपीय विकासशील देशों के संधारणीय विकास पर वैश्विक सम्मेलन। 1994 में 12वां डोसा कार्य योजना शुरू किया गया था। तो UNDP के बारे में हम लोग बात करें तो कह रहा है कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में बात करें तो क्लाइमेट प्रॉमिस इनिशिएटिव, ये पहल जो है शीर्ष देशों को राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान देता है, तैयार करने में सहायता करता है। प्रोग्रेसिव प्लेटफॉर्म की हम लोग बातें करें तो इनिशिएटिव क्या क्या है, तो ये पहल जो है, ये इनिशिएटिव जो है जलवायु वार्ता में अपना बेहतर सुनिश्चित करने के लिए कूटनीतिक, कानूनी, तकनीकी क्षमता का निर्माण करना, देशों को सशक्त बनाना, लघु द्वीपीय विकासशील देशों की त्वरित कार्रवाई पद्धति पाथवे, इसका उद्देश्य क्या है, देशों के समक्ष आने वाले विशेष चुनौतियों का समाधान करना, उन देशों का विकास में सहयोग करना। जलवायु न्याय पर संयुक्त राष्ट्र संकल्प 2023 का उद्देश्य क्या है, जलवायु परिवर्तन के संबंध में देशों के दायित्वों पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि ICJ से कानूनी राय प्राप्त करना, समुद्री कानूनी के लिए अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल,
बनाना, ये जलवायु परिवर्तन शमन के मामलों में समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के पक्षकारों के विशेष दायित्वों को पूरा करने सलाहकारी सुझाव देता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरणीय कार्यालय, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर द डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ठीक है, यूएनडीआरआर क्यों चर्चा में है? तो यूएनडीआरआर जो है यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर द डिजास्टर रिस्क रिड्यूशन रिड्यूस करता है। तो ये वसु वैध कुटुंब के लोकचार के रूप में वैश्विक संकटों से निपटने के प्रतिक्रिया प्रणाली में भारत की भूमिका की सराहना किया गया है। वसुधैव कुटुंब जो है ये भारत का वर्ड दिया गया है एंड इसके लिए वर्ल्ड लेवल पे भारत को सराहना किया गया है। वैश्विक संकटों से निपटने में भारत की भूमिका, ऑपरेशन दोस्त, तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप, यानी कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग कहते हैं ना कि भाई हम लोग मेहमानों को बहुत ही ज्यादा, जो हमारे गेस्ट होते हैं उनको हम लोग भगवान समान समझते हैं, उनको हेल्प करते हैं। तो वही कह रहा है, भारत कह रहा है वसुधैव कुटुंब के तहत हमने जो है तुर्की को जो भूकंप आया था उसके उसमें हम लोग जो भी हम लोग ऑपरेशन चलाए थे, हेल्प किए थे। तो वही कह रहे हैं कि भारत की भूमिका जो है ऑपरेशन दोस्त जो है तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप के लिए, फिर ऑपरेशन चक्रवात जो है, चक्रवात मोखा मोचा से म्यांमार से यानी म्यांमार में जब आया था तो ऑपरेशन दोस्त वगैरह रखा गया था। ठीक है, सॉरी ऑपरेशन करुणा रखा गया था, दोस्त तो रखा गया था इसके लिए, तुर्की के लिए। ठीक है, तो कह रहे हैं कि वैक्सीन मैत्री भी म्यांमार के लिए वैक्सीन मैत्री भी बनाया गया था इसको हेल्प करने के लिए। ऑपरेशन दोस्त तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप के लिए, फिर ऑपरेशन चक्रवात मोखा मोचा से तबाह म्यांमार में सहायता के लिए। तो ऑपरेशन करुणा, ऑपरेशन दोस्त ये भी लाया गया था। जो हमारे जो भी कंट्रीज हैं उन लोगों को, जैसे तुर्की के लिए हम लोग ऑपरेशन दोस्त लाए थे, ऑपरेशन करुणा लाए थे। फिर म्यांमार में वैक्सीन मैत्री, हम लोग कोविड-19 के समय फ्री में वैक्सीन प्रोवाइड किए थे। तो यही सब कह रहा है। ठीक है, यानी वे इसके लिए भारत की सराहना किया जा रहा है। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। उत्पत्ति कब हुआ था? तो 1999 में हुआ था। इसमें सौंपे गए हैंडओवर, इनको कौन कौन काम दिया गया था? तो आपदा न्यूनीकरणीय अंतर्राष्ट्रीय रणनीति के कार्यान्वयन को सुगम बनाना, समावेशी यानी इसका मिशन क्या है? तो समावेशी सतत विकास, सेंडाई फ्रेमवर्क के लक्ष्यों को प्राप्त करना और आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित वैश्विक प्रयासों में तेजी लाना है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे भाई सेंडाई फ्रेमवर्क आखिर है क्या। तो ये 15 वर्षीय गैर बाध्यकारी समझौता है जिसमें 7 इसके लक्ष्य हैं। पिछले ह्योगो फ्रेमवर्क फॉर द एक्शन 2005 से 2015 का उन्नत संस्करण है। 2015 में ये सेंडाई जापान में, यानी जापान के सेंडाई में आयोजित हुआ था। आपदा जोखिम न्यूनीकरण डीआर यानी कि डिजास्टर आपदा जोखिम न्यूनीकरण तीसरे संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन में अपनाया गया था। डीआरआर की परिभाषा, डीआरआर आपदाओं डिजास्टर रिलीफ न्यूनीकरण जो है ये कारकों के विश्लेषण करने और उन्हें कम करने के लिए व्यवस्थित प्रयासों के माध्यम से आपदा जोखिम को कम करने की अवधारणा प्रथा है। इसका उद्देश्य क्या है? तो आपदा जोखिम की कमी लाने के साथ साथ जीवन, आजीविका, स्वास्थ्य, आर्थिक, भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय संपत्तियों को होने वाले नुकसान का भी हद तक कमी लाना है। फ्रेमवर्क की बात किया जाए तो आपदा जोखिम को समझना। ठीक है, नेक्स्ट है स्मॉल, इसी में है स्मॉल आइसलैंड डेवलपिंग स्टेट एक्सेलरेटेड मोडेलिटीज ऑफ एक्शन, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ऑफ द लॉ ऑफ द सी, ये सारा इसी के अंतर्गत आता है। आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए आपदा जोखिम संबंधी गवर्नेंस को मजबूत करना है। लचीलेपन के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण इन्वेस्टमेंट करना है। प्रभावी तरीकों के लिए आपदा संबंधी तैयारी को बढ़ावा देना, पुनर्बहाली करना, पुनर्वास, पुनर्निर्माण, बिल्ड बैक बेटर को अपनाना। सेंडाई फ्रेमवर्क के तहत 2030 तक प्राप्त किए जाने वाले 7 लक्ष्य हैं। उसमें क्या क्या लक्ष्य है? तो काफी हद तक कम करना है आपदा संबंधी वैश्विक मौतों को कम करना है, प्रभावित लोगों की संख्या को कम करना है, जीडीपी के संदर्भ में आर्थिक हानि को कम करना है, महत्वपूर्ण अवसंरचना हानि और सेवाओं में आने वाली बाधाओं को कम करना है, काफी हद तक बढ़ावा देना है। किस चीज को बढ़ावा देना है? जो 2020 तक राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर डीआरआर संबंधित रणनीतिक तैयार
वाले देशों को संख्या को इसमें बढ़ावा देना है। इसके साथ ही विकासशील देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। अग्रिम चेतावनी प्रणाली संबंधित सूचनाओं की उपलब्धता पर पहुंच करना है, यानी जब डिजास्टर हो जाता है उसके लिए कहा जा रहा है कि आपको बिफोर चेतावनी देना है, उसको अवेयरनेस करना है, उस पर सारी चीज मुहैया कराना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे समुद्री। नेक्स्ट कह रहा है कि समुद्री हीट वेव, मैरीन हीट वेव क्यों चर्चा में है भाई? तो ये आपन हम लोग देखेंगे कि मैरीन समुद्री हीट वेव क्यों चर्चा में है। आईसीएआर केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्था जो है, ये अक्टूबर 2023 से लेकर के कई महीनों तक लक्षद्वीप में समुद्री हीट वेव की स्थिति बनी रही है, जिसके चलते ये चर्चा में है। लक्षद्वीप में कोरल ब्लीचिंग की परिघटना दर्ज किया गया है। समुद्री हीटवेव के प्राथमिक कारण समुद्री जल धाराओं में परिवर्तित वायुमंडल का अधिक गर्म होना। समुद्री हीटवेव के बारे में अगर हम लोग बातें करें तो समुद्री हीटवेव एक चरम मौसमी परिघटना है। ये तब तक घटित होती है जब तक कि किसी विशेष क्षेत्र में समुद्र की सतह का तापमान जो है कम से कम 5 दिनों के लिए औसत तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक बढ़ जाता है। एसएसटी परिवर्तित के लिए 90 परसेंटाइल के रूप में व्यक्त किया जाता है। किसी क्षेत्र में हीट वेव की स्थिति हफ्तों, महीने, वर्षों तक भी बनी रह सकती है। हालिया रुझान में देखा गया कि हिंद महासागर में तेजी से बढ़ते हुए तापमान, मजबूत अल नीनो के कारण उष्णकटिबंधीय हिंद महासागर में समुद्री हीट वेव की घटनाओं में 4 गुना वृद्धि हो गया। ठीक है, इसलिए ये चर्चा में है। कह रहा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर जो है, केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्था के बारे में अगर हम बातें करें, इसकी स्थापना हुआ था 1947 में। कृषि मंत्रालय के तहत ये कार्य करता है। 1967 में इस संगठन को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर का हिस्सा बना लिया गया था। मुख्यालय कोची, केरल में है। CMFRI के बारे में बात करिए, विश्व में अग्रणी उष्णकटिबंधीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्था है। जलवायु और मानव जनित गतिविधियों के प्रभाव के साथ साथ अन्य आर्थिक क्षेत्रों के समुद्री मत्स्य संसाधनों की निगरानी, आकलन करना, समुद्री मत्स्य संसाधनों, उनके पर्यावास के संबंध में भू-स्थानिक सूचनाओं के भंडार के रूप में कार्य करना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे चक्रवात यानी कि साइक्लोन क्यों चर्चा में है। तो कह रहे हैं हाल ही में गुजरात के कच्छ तट पर जमीन पर उत्पन्न होने वाले दुर्लभ चक्रवात आसना, आप लोग न्यूज में पढ़े ही होंगे कि आसना बहुत ही ज्यादा चर्चा में है भाई। गुजरात में ये आया हुआ है। ठीक है, इसका नाम रखा गया था। ये अलर्ट जारी किया गया था संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि WMO यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने चक्रवात नामकरण की प्रक्रिया को अपनाया था और किसी महासागरीय बेसिन के लिए जिम्मेदार उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्षेत्रीय निकाय यानी कि TCRB के द्वारा चक्रवात के नामों के लिए सूची किया जाता है। कौन करता है? तो TCRB करता है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों पर WMO ESCAP पैनल 5 उष्णकटिबंधीय चक्रवाती क्षेत्रों के निकाय और TCBR में ये एक उत्तरी हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नामकरण करता है। इसके साथ ही इसके सदस्य कौन कौन है? तो बांग्लादेश है, भारत है, मालदीव है, म्यांमार है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, ओमान है, थाईलैंड है, ईरान है, कतर है, सऊदी अरब है, इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात है और यमन है। ये सारा इतने कंट्री आपको है। कितने कंट्री है टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 1 14 14 1 15 15 इसमें टोटल कंट्री है। ठीक है, सभी सदस्य देशों में 13 नामों की एक सूची प्रदान किया जाता है जिनका क्रमिक रूप से उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, कह रहे उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बारे में अगर हम लोग बातें करें तो ये तीव्र घूर्णन गति वाले तूफान होते हैं। उष्णकटिबंधीय महासागरों के ऊपर उत्पन्न होने वाली बिना वाताग्र वाली निम्न वायुदाब प्रणाली होते हैं। ये हिंद महासागर क्षेत्र में चक्रवात, साइक्लोन, अटलांटिक में हरिकेन, पश्चिम प्रशांत एवं दक्षिण चीन सागर में टाइफून, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विली विली के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसके साथ ही चक्रवात टोर्नेडो से अलग होते हैं जिन्हें ट्विस्टर भी कहा जाता है। टोर्नेडो अत्यंत तीव्र गति से घूर्णन करने वाले हवा से जैसे होते हैं। टोर्नेडो में हवाएं तीव्र गति से घूमते हुए स्तंभ के रूप में नीचे उतरती है जो तड़ित झंझा बादल से लेकर जमीन तक फैली होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट है
कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से तुलना, यानी कि इसमें तुलना किया जा रहा है। टोरेंडो क्या है, इसमें कौन मापदंड करता है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या है। तो कह रहा है कि इसके मापदंड के बारे में आकार और पैमाना की बात करें उष्णकटिबंधीय चक्रवात, तो सैकड़ों मील तक प्रभावित हो सकता है और विशाल क्षेत्रों तक प्रभावित हो सकता है। जबकि टोरेंडो जो है ये महज कुछ 100 गज व्यास तक ही सीमित होते हैं। ठीक है। विंड शीयर वायु विरूपण, वायु वेग दिशा में परिवर्तन की बात करें, बहुत कम मात्रा में क्षोभमंडलीय ऊर्ध्वाधर विरूपण विरूपण शीयर की आवश्यकता होती है। 36 पौनों के पर्याप्त ऊर्ध्वाधर विवरण की आवश्यकता पड़ती है। ताप प्रवणता की बात करें तो उष्णकटिबंधीय में लगभग 0.36 ताप प्रवणता वाले क्षेत्रों में उत्पन्न होता है, जबकि टोर्नेडो जो है विशाल ताप प्रवणता वाले क्षेत्रों में उत्पन्न होता है। इसकी उत्पत्ति की बात करें तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है ये विशुद्ध रूप से एक समुद्री परिघटना होता है, जबकि टोर्नेडो जो होता है ये मुख्यतः भूमि पर उत्पन्न होता है। ठीक है। इसके साथ ही उष्णकटिबंधीय ये जो होता है घटित होने वाली अवधि कहाँ घटना इसका होता है, तो उष्णकटिबंधीय जो है ये कई दिनों तक सक्रिय रहता है, लेकिन टोर्नेडो जो है ये आमतौर पर कुछ मिनटों कुछ के लिए सक्रिय रहता है। इसके इफेक्ट की बात करें तो जो इफेक्ट की अगर हम लोग बात करें तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है ये भारी वर्षा लाता है, तूफान महोर्मी और बड़े पैमाने पर तटीय में बाढ़ आ सकता है, लेकिन टोर्नेडो स्थानीय स्तर पर विनाश कारण बनता है। ठीक है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात से जुड़े कुछ हम लोग अगर इसके विशेषता की बात करें, ये चक्रवात केंद्र अर्थात आंख के ऊपर चारों ओर निर्मित कपासी वर्षी मेघों में संघन ऊर्जा उत्पन्न करता है। किसी चक्रवात के केंद्र के शांत क्षेत्रों में चक्रवात की आंखें कहते हैं, ये बादलों से मुक्त क्षेत्र होते हैं और इसमें पवन का वेग बहुत कम होता है। जब ये चक्रवात भूमि पर पहुंचते हैं तो लैंडफॉल होता है, तो उनमें आर्द्रता की आपूर्ति बंद हो जाती है, चक्रवात कमजोर हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि वैसे चक्रवात जो सामान्यतः 20 डिग्री उत्तर अक्षांश को पार कर सकता है अक्सर दिशा बदलते हैं। ठीक है। और अधिक विनाशकारी होता है, यानी कि जो भी 20 डिग्री उत्तर अक्षांश में यदि पार कर लेता है, सपोज करो, देखो यहाँ पे हम बना के दिखाते हैं, उत्तरी अक्षांश कह रहा है ना, अब उसमें जो जो कंट्री आएगा, सपोज करो ये ग्लोब हो गया, तो ये हमारा मान लो कि ये बीच वाला इक्वेटर हो गया। ठीक है। अब यहाँ से 30 डिग्री यहाँ ये हो गया, इक्वेटर हो गया हमारा। ठीक है। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ ये कैप्रिकॉन हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है। तो कहने का मतलब है ये दोनों के बीच, ये तो हमारा बीच वाला पोर्शन हो गया। अब इसके उत्तर में चले जाओ, तो हम यहाँ जैसे जैसे जाएंगे उत्तर वाला पोर्शन में जाएंगे ना, तो यहाँ से लेके आपको 20 डिग्री सेल्सियस 20 डिग्री सेल्सियस कह रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे जोन जोन कंट्री आएगा वो सब इसमें इंक्लूडेड होगा। ठीक है। तो वही कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बनने के अनुकूल स्थितियां क्या क्या हो सकती है, तो विशाल समुद्री सतह, यानी कि जहां तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो, या फिर कोरियोलिस बल का मौजूद हो, यानी कोरियोलिस बल अगर वहां पे अगर प्रेजेंट है तो भी हो सकता है, या तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक है तो भी हो सकता है, या फिर कोरियोलिस बल की अनुपस्थिति के कारण भूमध्य रेखा के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं बनते हैं। पवन की ऊर्ध्वाधर गति में लगातार होते छोटे बदलाव होता है, पहले से मौजूद कमजोर निम्न दाब वाला क्षेत्र है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि चक्रवात बनने पर ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव होता है। क्यों प्रभाव होता है, क्यों इफेक्ट होता है, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात अब पहले से ज्यादा प्रचंड हो रहा है। दक्षिण पूर्व एशिया में चक्रवात तटों के करीब बनने लगे हैं और तेजी से प्रचंड रूप से धारण कर लेता है। इसके अलावा भूमि पर अधिक समय तक सक्रिय रहते हैं, जिसका मुख्य कारण गर्म समुद्री सतह तापमान है। भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात की बात करें तो अरब सागर की तुलना में बंगाल की खाड़ी में अधिक चक्रवात बनते हैं। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उत्पन्न होने वाले चक्रवातों का अनुपात लगभग 4.1 होता है, लेकिन जलवायु परिवर्तन संकट और अरब सागर में गर्म होने के कारण भारत के पश्चिमी तटीय, यानी कि पश्चिमी तट ये वाला भारत के पोर्शन, ठीक है, ये वाला कहा जा रहा है। ठीक है। तो कह रहा है
पश्चिमी तटीय अधिक चक्रवात निर्मित हो रहे हैं। गहन आबाद के संभावित कारण असमान मानसूनी हवाएं, इसके साथ ही अरब सागर से आर्द्रता प्राप्त होना, भूमि पर मृदा में नमी होना, हिंद महासागर का गर्म होना, ये सब कारण है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि चक्रवात प्रवण क्षेत्रों के लिए भारतीय मौसम विज्ञान यानी कि आईएमडी जो है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कलर कोडेड मौसम चेतावनी करता है। ठीक है, यानी कि अगर ग्रीन कलर है तो इसका मतलब है चक्रवात जो है पूर्व में निगरानी कर रहा है, यानी ये चेतावनी 72 घंटे के पहले जारी कर दिया जाता है। ठीक है, येलो चक्रवात, इसका अगर येलो कलर है तो ये चक्रवात का मतलब होता है कम से कम 48 घंटे पहले जो है आपको अलर्ट जारी करना पड़ता है। ऑरेंज है, इसका मतलब है चक्रवात वार्निंग है और ये चेतावनी 24 घंटे के अंदर अंदर आपको अलर्ट जारी किया जाता है। रेड है, मतलब ये जो है पोस्ट लैंडफॉल आउटलुक कम से कम 12 घंटे पहले जारी किया जाता है। कौन करता है? आईएमडी करता है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब हम लोग देखेंगे कि भाई ये क्यों चर्चा में है। तो साफिर एस्पिप्शन हरिकेन विंड स्केल, हाल ही में साफिर एस्पिप्शन हरिकेन विंड स्केल पर श्रेणी 5 का एक सुपर टाइफून दक्षिण चीन है हैनान द्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया से टकराया और साफिर जो है सिम्पिशन हरिकेन विंड स्केल उसमें कटवर्णीय तूफानों को 5 श्रेणियों में विभाजित करता है। श्रेणी 1 में पवन गति 199 यानी कि हवा की जो गति होती है वो 119 से लेके 153 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। श्रेणी 5 की बात करें तो पवन गति 250 यानी कि 252 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होता है। ये सब प्रचंड और विनाशकारी होता है। ठीक है, क्योंकि ये आप देख ही रहे 250 प्रति किलोमीटर घंटा, तो सीधी सी बात है कि ये जो है विनाशकारी होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हिम नदीय झील। ठीक है, हिम नदी झील के टूटने से उत्पन्न बाढ़ यानी कि ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड, ये क्यों चर्चा में है? ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड। ठीक है, यानी कि हाल ही में प्रकाशित केंद्रीय जल आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार हिमालयी क्षेत्र हिम नदी झीलों के अन्य झीलों के निकाय का आकार क्षेत्रफल में विस्तार हो रहा है। ठीक है, यानी कि ये हिमनद झील जो है इसके टूटने से बाढ़ की संभावना हो सकती है। तो यही ये रिपोर्ट केंद्रीय जल मंत्री ने पब्लिश किया है। कह रहा है इसमें भारत की हिमनदी झीलों के क्षेत्रफल में वृद्धि हुआ है। 2011 से 24 के बीच डेटा की बात करें तो 33.7% की बढ़ोतरी हुआ है। ठीक है, GOLF जो है ये उच्च जोखिम की श्रेणी वाली झीलें हैं। भारत में 67 हिमनदीय झील है। ये सतही क्षेत्र में बात करें 40% से अधिक वृद्धि दर्ज किया गया है, जबकि सर्वाधिक विस्तार वाले क्षेत्रों में लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश है। केंद्रीय जल आयोग के बारे में बात करें, मंत्रालय कौन है भाई? तो ये जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। उद्देश्य क्या है? तो देश भर में जल संसाधनों को एकीकृत संधारणीय विकास प्रबंधन को बढ़ावा देना। CWC जो है केवल सतही जल सरफेस वाटर के प्रबंधन का कार्य करता है और भूजल यानी कि ग्राउंड वाटर का प्रबंधन केंद्रीय भूजल बोर्ड CGW भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हिम नदी झीलों के बारे में अगर हम लोग बातें करें तो हिम नदी झील जो है ये ग्लेशियर के पिघलने से निर्मित होने वाले जल निकाय है। ग्लेशियर के आगे बढ़ने से संबंधित गतिविधियों के चलते उसे नीचे की भूमि में अपरदन हो जाती है और वहां पर गड्ढा घटिया का यानी कि गड्ढा या फिर घाटियों का निर्माण होता रहता है, जिसके बाद जल का जमाव हो जाता है। उत्तराखंड में 486 हिमनदी झीलों में से 13 झीलें GLOF के प्रति सुभेद है, वल्नरेबल है, यानी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण 2021 रिपोर्ट के अनुसार हिमनदीय झीलों के निर्माण प्रक्रिया के आधार पर उनकी 4 श्रेणी है। कौन कौन है भाई? तो हिमोड निर्मित बांध वाली हिमनदी झील है। दूसरा जो है हिम निर्मित बांध हिमनद झील है। तीसरा बात करें अपरदन से निर्मित है, इरोजन से है, यानी कि हिमनदीय झील है और अनहिमनदीय झील है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे GLOF के बारे में। भाई हम लोग ऊपर में पढ़े बड़ी ये चर्चा न्यूज में है तो थोड़ा इसके बारे में स्टैटिक देखेंगे। कह रहे हैं कि प्राकृतिक तटबंधन के टूटने से हिमनदी झील का पानी जो होता है अचानक तेजी से ढलने के कारण बढ़ने लगता है, जिसमें निचली इलाकों में प्रचंड बाढ़ आ जाती है, इसीलिए ये GLOF कहा जाता है। भारत की राष्ट्रीय आपदा
भारत के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एनडीएमपी 2019 में संभावित जलवायु आपदा के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। जीएलओएफ की 3 मुख्य विशेषता है, क्या-क्या है? तो इसमें झील से जल का अचानक कभी-कभी चक्रीय रूप में बड़ी मात्रा में बहाव शामिल होता है। ये तीव्र गति से होने वाली घटना है जो जो कई घंटों से लेकर कई दिनों तक चलता है, ठीक है? नेक्स्ट है इसके परिणाम स्वरूप नदी के निचले हिस्से में जल की व्यापक मात्रा पहुंच जाता है। भारत में वल्नरेबलता की बात करें, सुभेद्यता कुछ हिमालयी राज्य केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें प्रति अधिक सुभेद जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम। इसके उदाहरण की बात करें 2023 में सिक्किम में दक्षिण लोहनक झील में जीएलओएफ की घटना के कारण तीस्ता नदी का जल स्तर अचानक बढ़ गया था, जिससे क्षेत्र में बाढ़ आ गया था, ठीक है? अब सीधी सी बात है, ग्लेशियर जो लेक है अब वो बढ़ेगा, पिघलेगा, तो सीधी सी बात है नदी का वहां का जो पानी रहेगा वो काफी ऊपर जाएगा तो सीधी सी बात है कि बाढ़ आने की पानी बाहर आएगा तो बाढ़ आने की सीधी सी संभावना है। 2013 में उत्तराखंड में चोराबाड़ी हिमनदी झील, ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ चुका है, आप मतलब प्रीवियस ईयर का जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना तो आपको मिल जाएगा। 2013 में उत्तराखंड में चोराबाटी हिमनदी झील में जीएलओएफ की घटना में कारण मंदाकिनी नदी में बाढ़ आ गया था, ठीक है? नेक्स्ट है जीएलओएफ के मुख्य कारण क्या क्या है भाई, यानी ग्लेशियर लेक फ्लड जो है इसके कारण क्या है? तो भूवैज्ञानिक कारक भूकंप, हिमोट बांध यानी कि मोरेन डैम का टूटना, आकृतिक विज्ञान यानी हिम नदी झीलों में वृहद संचालन, हिमनद संरचनाओं को जल का प्रवाह करना, भौतिक कारक अत्यधिक वर्षा, क्रायोसिस वगैरह से, हिमनदों की पिघलने या टूटने से हिमनदी, क्रायोस्फीयर में जो भूकंप दर्ज किया जाता है क्रायोसिस कहते हैं, ये विवर्तनिकी यानी कि टेक्टोनिक आधारित भूकंप नहीं है। ग्लेशियर सर्जी की बात करें, अपेक्षाकृत कम समय में बर्फ का अचानक खिसकना, जिसे कि परिणाम स्वरूप ग्लेशियर तेजी से आगे बढ़ता है। उदाहरण के लिए गिल्की ग्लेशियर, अलास्का ग्लेशियर। हिमोट बांध में स्थिरता की बात करें तो ढीली असंगठित चट्टानों, मलबों से निर्मित एक हिमोट बांध और स्वाभाविक रूप से अस्थिर प्रकृति के होते हैं और अपनी संरचनात्मक कमजोरी के कारण आसानी से ढह जाता है। और सिक्किम के दक्षिण लोहनक झील में जियोलेफ की घटना है, ठीक है? हिम नदी बांध का टूटना, उनकी संरचना तापमान में वृद्धि, पानी के कारण अधिक दबाव, आंतरिक रूप से पिघलने के कारण कमजोर हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे गाइस जीएलओएफ ग्लेशियर लेक जो है आउटब्रश फ्लड जो है ये क्या है। इसके प्रबंधन के लिए भारत की शुरुआत विभिन्न पहल, यानी भारत ने क्या क्या इसमें इनिशिएटिव अभी तक लिया हुआ है। तो भारत ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने हिम नदी झील के टूटने से उत्पन्न बाढ़ प्रबंधन दिशा निर्देश जारी करता है। इसके साथ ही सीडब्ल्यूसी ने जीओएलएफ यानी कि ग्लेशियर लेक आउटब्रश फ्लड के प्रति संवेदनशील सभी मौजूदा निर्माणाधीन बांधों के बाढ़ संबंधी डिजाइन की समीक्षा करता है और हिम नदी झीलों के जलग्रहण क्षेत्रों में बनाए गए सभी बांधों के लिए ग्लेशियर लेक आउटब्रश फ्लड के संबंध में अध्ययन का अनिवार्य बना दिया है। बिना अध्ययन किए आप नहीं बना सकते। केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति के द्वारा हिमालयी राज्यों में जीएलओएफ जोखिम न्यूनीकरणीय परियोजना को मंजूरी दे दी गया है। राज्य जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है? राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्था रुड़की ने नेशनल मिशन ऑन द हिमालयन स्टडीज के तहत सिक्किम हिम नदी झीलों के स्थिति पर एक रिपोर्ट तैयार किया है और केंद्र ने जीएलओएफ में संभावना वाले भारतीय हिमालयी क्षेत्रों में 118 महत्वपूर्ण झीलों के लिए आरंभिक चेतावनी जारी किया है और शुरू किया है, ठीक है? मिशन ये जो है यानी कि इमरजेंसी वार्निंग सिस्टम शुरू किया है। इस मिशन में जमीनी स्तर पर आकलन करने के लिए एनडीए में इसरो राज्य आपदा प्रबंधन अधिकरणों के अधिकारियों को शामिल किया गया है। सिक्किम के तेंचुंगखा झील से शुरू होकर के उसमें उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम इत्यादि में पहचान किया गया है झीलों का, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसके प्रबंधन मैनेजमेंट के बारे में, वैश्विक यानी कि ग्लोबल लेवल पे क्या क्या हुआ है। यानी कि जो ग्लोबल लेवल पे लेक ब्रश जो होता है इसमें ग्लेशियर लेक फ्लड ब्रश जो है आउटब्रश फ्लड जो है
इससे वर्ल्ड लेवल पे क्या क्या हुआ है, ठीक है। तो हिमनदी झीलों की निगरानी के लिए इंटरनेशनल सेंटर फॉर द इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट ने हिंदू कुश हिमालयी क्रायोस्फीयर पहल शुरू हुआ है। इसके साथ ही वैश्विक जलवायु अवलोकन प्रणाली ये सरकार को हिमनदी झीलों के आकार में वृद्धि और एक उनकी स्थिरता पर नजर रखने के लिए अग्रिम चेतावनी प्रणाली सुदूर संवेदनशील प्रौद्योगिकी में निवेश के लिए प्रोत्साहित करता है। यूनेस्को जलवायु परिवर्तन परिवर्तित परिस्थितियां तंत्र कार्यक्रम ये हिमनदी झीलों के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों में मानवीय हस्तक्षेप को कम करने के लिए संदर्भनीय पर्यटन संरक्षण को बढ़ावा देता है। आपदा जोखिम न्यूनीकरणीय के लिए सेंडाइन फ्रेमवर्क या सीमा पर GLOF यानी कि ग्लेशियर लेक आउटब्रश फ्लड संबंधी जोखिम प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करता है। तो गाइज ये रहा आज का टोटल न्यूज। हम लोग कल देखेंगे तेल रिसाव वाइल्ड स्पिल, यानी कि इसका तेल जो है वो रिसाव हो रहा है, इसके बारे में हम लोग कल देखेंगे। टोटल 58 मिनट 58 सेकंड का वीडियो हो चुका है रिकॉर्ड, यानी कि 1 घंटा का मेरा इससे ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करते ना, क्योंकि माइक जो है इससे ज़्यादा लगभग 1.5 से 2 घंटा हो सकता है। हाँ ये हो सकता है 1 घंटा 5-6 वीडियो बना के एक बार मैराथन मर्ज कर दे, ये हो सकता है। बट कोई नहीं, 1-2 दिन में दो दिन लगेगा और कंप्लीट हो जाएगा इन्वायरमेंट इकोलॉजी। इसके बाद आप लोग कमेंट में बताइएगा इंटरनेशनल रिलेशन लाना है 365 का, या फिर आप लोग बताइएगा PT 365 का इंटरनेशनल रिलेशन या फिर PT 365 का इकोनॉमिक्स या फिर पर्सनालिटी न्यूज क्या लाना है। इसके बाद साइंस एंड टेक जो आप लोग बताइएगा हम वही वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। तो आप लोग प्लीज कमेंट में बताइएगा, और ये मेरा चैनल नया है, प्लीज इसको सपोर्ट कीजिए, ठीक है। एंड जहाँ भी आपको लगता है सजेशन की जरूरत है तो प्लीज आप लोग कमेंट में बेहिचक बिना हेजिटेशन के आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ये सुधार कीजिए, ऐसा लाइए, ऐसा एड ऑन कीजिए, ठीक है। क्योंकि मेरा नया चैनल है और आप ही लोग को सपोर्ट करना है ना। तो जब तक के लिए जय हिंद जय भारत गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, है ना। खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, झकास रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। जहां भी रहिए पढ़ाई करते रहिए, बस यही एक समस्या का समाधान, सब कुछ समस्या का समाधान कर सकता है पढ़ाई ही, बाकी कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। कहते हैं ना हार्डवर्क नेवर गोज टू वेस्ट, मेहनत जो है कभी भी बेकार नहीं जाता है, एक न एक दिन रंग लाएगी, यही भरोसा सेल्फ में रखिए कि हाँ मेरा मेहनत जो है एक न एक दिन रंग लाएगा, एंड मेहनत करते रहिए, ठीक है। ओके गाइज, ज़्यादा समय किल नहीं करेंगे, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर ऑफ यू प्रॉपर्ली, बाय बाय।